आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे आसान और सादा डेरिवेशन को समझेंगे। डेरिवेशन करने से पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को समझते हैं बच्चों कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। इसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 और R4। इसको ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, R1 और R2 की एक ब्रांच है, R3 और R4 की दूसरी ब्रांच है। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स व्हीटस्टोन था, उन्हीं के नाम पे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, अ सर्किट टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। ये एक अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इक्वेशन देखें, R1 ओवर R2 इक्वल्स R3 ओवर R4। अगर R1 हमारे पास ये वाली रेजिस्टर अननोन और बाकी 3 का हमें पता हो तो मैं R1 की जगह X पुट कर सकता हूँ और R2 जो है मैं यहाँ से नीचे डिवाइड हो रहा है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरफ। X इक्वल्स बन जाएगी R2 मल्टीप्लाई बाय R3 ओवर R4। इस इक्वेशन को बच्चों डिराइव करने के लिए हम सिर्फ 2 लॉज का इस्तेमाल करेंगे। एक ओहम्स लॉ विच मींस कि जो भी इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो इक्वल्स IR के होगा, जो करंट इसमें से गुजरेगा और जो ये रेजिस्टर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और दूसरा हमें किरचॉफ का वोल्टेज रूल चाहिए। किरचॉफ के वोल्टेज रूल को बहुत डिटेल से डिस्कस करने की बजाय हम जस्ट एक शॉर्टकट जो है या एक कन्वेंशन जो उसको याद करते हैं। बच्चों देखो, ये हमारे पास एक रेजिस्टर R है, ये भी एक रेजिस्टर R है। इस रेजिस्टर के इस तरफ हायर पोटेंशियल, इस तरफ लोअर पोटेंशियल आप दोनों डायग्राम्स में देख सकते हैं। लेकिन देखें, ऊपर वाली मिसाल के अंदर जो करंट जा रहा है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, जबकि नीचे वाली मिसाल के अंदर जो करंट जा रहा है वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। तो साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है कि जब करंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप IR होगा उसके साथ आपने माइनस लगा देना है, और जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IR होगा तब उसके साथ आपने प्लस लगा देना है। व्हीटस्टोन ब्रिज की इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पर किरचॉफ के वोल्टेज रूल का इस्तेमाल करना है, जो कि हम 2 डिफरेंट लूप्स पर लगाकर उनमें से आने वाली इक्वेशंस जो हैं बाद में उनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब वो 2 इक्वेशंस कैसे आएंगी तो उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के स्ट्रक्चर को एक दफा गौर से देखें। बच्चों, हमारे पास 4 रेजिस्टर्स है और एक गैल्वेनोमीटर है और ये हमारे पास बैटरी जिसके वोल्टेज V होंगे। अब देखें कि हमें करना ये है कि हमारे पास यहाँ पर 3 लूप हैं। एक लूप A, B और D है, दूसरा लूप B, C और D है, और तीसरा लूप जो है वो ये नीचे वाला है जिसमें ये बैटरी और ये 2 रेजिस्टर्स आते हैं। इस लूप में देखें हमारे पास रेजिस्टर R1 है, गैल्वेनोमीटर है और R3 है। इस लूप में देखें हमारे पास R2 है, R4 है और गैल्वेनोमीटर है। हमें किरचॉफ रूल के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर लूप लगाने से पहले करंट की एक डायरेक्शन को मुतय्यन करना है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, और वो तीनों लूप में होनी चाहिए। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर लूप रूल को लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज रखने वाला हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरा पहला लूप है ABD, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी इस तरह, और इस करंट का नाम मैं रखूंगा I1। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा लूप है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को फिर से क्लॉकवाइज रखूंगा और क्लॉकवाइज करंट का नाम यहाँ पर रखेंगे I2, क्योंकि ये हमारे पास दूसरा लूप है। इसी तरह अब तीसरे लूप की तरफ चलते हैं। तीसरे लूप में भी करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेंगे, इस करंट का नाम हम रखेंगे I3। नेक्स्ट स्टेप में अब हम करंट्स को उनकी डायरेक्शन समेत जो है रेजिस्टर्स में से गुजरता हुआ बना लें। जैसे कि अगर मैं रेजिस्टर R1 की बात करूं तो इसमें करंट जो है वो A से B की तरफ जाएगा डायरेक्शन की बाकायदगी में। इसी तरह गैल्वेनोमीटर में करंट फिर ऊपर से नीचे आएगा और फिर करंट R3 में D से A की तरफ इस तरह जाएगा। ये भी करंट I1 है, ये भी करंट I1 है और ये भी करंट जो है वो I1 है। इसी तरह अब हम करंट I2 को भी बना लेते हैं। करंट I2 जो है वो करंट रेजिस्टर R2 में B से C की तरफ जाएगा, फिर ये C से D की तरफ जाएगा और फिर ये गैल्वेनोमीटर में नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह जाना चाहिए। इसके साथ भी करंट का नाम लिख देंगे, ये I2 है, ये भी बच्चों I2 है, ये भी बच्चों I2 है। और लास्ट में हमें तीसरा करंट है उसको बनाना है। तीसरे करंट को देखा जाए तो वो इस लूप में यहां से जाएगा पॉइंट A तक, पॉइंट A से नीचे आएगा D में और D से जाएगा C में। तो मुझे इस करंट को इस रेजिस्टर में इस तरफ से पहले इस तरफ बनाना है, A से D की तरफ, ये करंट I3 हो गया, और फिर D से C की तरफ बनाना है और फिर ये करंट इस तरफ जाएगा और ये करंट जो है फिर से I3 हो गया। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर एक रजिस्टर में 2 करंट कैसे गुजर सकते हैं बच्चों। तो ये हमारी कन्वेंशन हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। रियलिटी के अंदर जो करंट्स का रिजल्टेंट होते हैं, आपने एग्जामिनेशन में जब ये सर्किट सॉल्व करना है तो इन्हीं स्टेप्स को ऐसे ही इन्हीं लॉजिक्स को याद रखना है। बेशक ये आपको लॉजिक लगे या ना लगे, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का, और ये तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है। बच्चों में क्या करना है कि हमें 2 लूप्स की इक्वेशंस को बनाना है। 3 लूप हैं लेकिन 2 की इक्वेशंस में ही हमारे पास R1, R2, R3, R4 आने वाले हैं। हम उनको ही सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तीसरे लूप पर लगाने की जरूरत नहीं। वो 2 लूप कौन से बेटा? पहला लूप है ABD, फिर लूप है BCD। पहले लूप ABD पर चलते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक लेड पेंसिल रखनी है और लेड पेंसिल से हमने निशान लगाने हैं कि हमें क्या लगता है किस तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए और किस तरफ जो है वो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। अब देखें, अगर मैं लूप ABD की बात करूं तो इसका अपना करंट I1 है, और अगर पहले रेजिस्टर की बात करें तो करंट A से B की तरफ जा रहा है। तो हो ना हो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है
है ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला पॉइंट जो है ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। अगर पॉइंट डी की भी बात की जाए तो चूंकि ए हायर पोटेंशियल पर है तो डी भी क्या हो सकता है, लोअर पोटेंशियल पर। आप ये कह सकते हैं कि सर बी और डी दोनों लोअर पोटेंशियल पर हैं, तो बेटा आप ये कह सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल ये 6 वोल्ट्स हैं, ये 4 वोल्ट्स हैं और ये 2 वोल्ट्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि 6 के लिहाज से ये 4 और 2 दोनों क्या है, लोअर पे हैं, लेकिन इन दोनों के लिहाज से ये 4 हायर पर है और 2 क्या है, लोअर पर है। तो ये लॉजिक बन सकती है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हमें लूप जो हमारा पहला है जो कि लूप ए बी डी है उसके मुतालिक इस इक्वेशन को बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले लूप की इक्वेशन, लूप ए बी डी। और याद रहे हमें को बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, हम यहाँ पर सिर्फ ये जो मैंने आपको शुरू में कन्वेंशन समझाई थी इन्हीं को फॉलो करना है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों लूप एबीडी के लिए। पहले देखें कि अगर मैं इसकी बात करूं तो I1 R1 होगा। हमें करना सिर्फ ये है कि सबके डेल्टा वीज लिखने बराबर 0 के कर देना है बस। अब ये मैं I1 R1 लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने I1 R1 लिखा। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा उसको देखने के लिए देखें, जहां पर हमने देखा था कि अगर करंट हाई से लोअर की तरफ जाएगा तो साथ में माइनस आएगा, तो इसके साथ माइनस लगा देते हैं। अब इस रजिस्टर की तरफ आएंगे R3 की तरफ। अब R3 में जा रहे हैं दो करंट, तो दो टर्म्स आएंगी, एक I1 की और एक I3 की। तो पहले टर्म लिखते हैं I1 R3 और फिर मैं लिखता हूं I3 R3। अब आप खुद ही गैस करें यहाँ पर कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा। तो बच्चों देखो I1 जो है वो नीचे D से A की तरफ जा रही है, D जो है लोअर पोटेंशियल पर है और A जो हायर पोटेंशियल पर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लोअर से हायर की तरफ जा रही है, इसके साथ आएगा प्लस, तो I1 R3 के साथ प्लस लिख देंगे। और I3 R3 उल्टा है, ये हायर से लोअर की तरफ जा रही है, इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस। तो यहाँ पर दो रजिस्टर्स को हमने सॉल्व कर लिया, R1 को और R3 को। एक रह गया गलवानोमीटर। गलवानोमीटर को जस्ट जी नहीं लिखना, गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है RG उसको लिखना है, उसके अंदर से दो करंट गुजर रहे हैं। अब ये दो करंट्स को कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चों देखो इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक एंड हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, एक एंड लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। अब कौन सा हायर कौन सा लोअर पर होगा, हम पहले वाले लूप पर हैं ए बी डी, इसका अपना करंट I1 है, तो हमें इसको इज्जत देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये करंट किधर से जा रहा है, बी से डी की तरफ। तो हो ना हो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट डी इज एट लोअर पोटेंशियल। अब हमने जब स्टैब्लिश कर लिया कौन लोअर पर है कौन हायर पर है, हम क्या करेंगे, हम जस्ट ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। कैसे, I1 RG और इसी तरह I2 RG और बराबर किसके आ गया, 0 के। अब साइन कन्वेंशन के एतबार से देखिए I1 जो है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा, और I2 है जो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा। इस तरह हमने एक इक्वेशन बना ली लूप ए बी डी की। अब मैं लूप बी सी डी की इस इक्वेशन को बनाने लगा हूं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लूप बी सी डी आ गया। अब देखिए मैं सबसे पहले इस इक्वेशन यहां से इसी रजिस्टर से स्टार्ट करता हूं बेटा, तो मैं पहले लिखूंगा I2 R2। तो I2 R2 के साथ मैं क्या साइन लगाऊं, आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसके साथ माइनस आएगा। रजिस्टर R4 पर चलते हैं, तो R4 के साथ R4 के अंदर दो करंट गुजर रहे हैं, एक I2 है और एक I3 है। तो एक यहाँ पर टर्म आएगी I2 R4 और एक टर्म आएगी I3 R4। अब I2 के बारे में बात करें तो बेटा ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसके साथ हम प्लस लगाएंगे। और जो I3 की बात करें तो वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। अब ये दो रजिस्टर्स हमने सॉल्व कर लिए, हम चलते हैं हम अपने गलवानोमीटर पे। तो गलवानोमीटर की अगर बात करें तो हमें पता है यहाँ पर कि दोनों तरफ हाई पोटेंशियल तो नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पर एक हायर और एक लोअर करना है। तो वो देखें बच्चों कि हमने जब जिस कौन सा हायर और कौन सा लोअर करना है, तो आपने ये शॉर्टकट याद रखना है कि हम जिस लूप पर मौजूद हैं उस लूप के करंट के एतबार से हायर और लोअर रखना है। उस लूप का करंट जिस तरफ से जा रहा होगा वो हायर पोटेंशियल होगा और जिस तरफ को जा रहा होगा वो लोअर होगा। जब हमने पहले लूप की बात की तब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो हमने ऊपर हायर और नीचे लोअर रखा। अब हम दूसरे लूप पर हैं तो ये करंट अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम नीचे हायर रखेंगे और ऊपर लोअर रखेंगे। तो अब आप बड़ी आसानी से इस इक्वेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें फिर से वही प्यारे बच्चों, एक दफा I1 RG क्योंकि करंट गुजर रहा है इसके अंदर I1, दूसरी दफा I2 RG बराबर ही किसके आ जाएगा, 0 के। I2 जो है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो I2 के साथ आएगा माइनस। I1 चूंकि लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो इसके साथ आएगा प्लस। यहाँ पर दो इक्वेशंस हमारी हो गई पूरी और यहाँ पर 80% काम एक तरह से हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बच्चों बहुत मुश्किल काम जो है हमने सॉल्व कर लिया, जो थोड़ा सा काम जो हमारा रह गया इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उसकी तरफ चलते हैं। वो कुछ नहीं, बस इक्वेशंस का हेर फेर है। अगर आप इन इक्वेशंस में गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इस इक्वेशन में ये जो दो टर्म्स हैं ये R3 कॉमन आ सकती हैं, इन दो टर्म्स में RG कॉमन आ सकते, तो हम ऐसे कर लेंगे
माइनस I1 R1 और उसके बाद R3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो I1 माइनस I3 और R3 इनमें से कॉमन ले लिए, इधर प्लस आ गया। इसी तरह इनमें अगर देखा जाए तो RG कॉमन आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्या बन जाएगा, I2 माइनस I1 और RG जो है वो इनमें से कॉमन आ गया। ये बराबर किसके आ गया, 0 के। या कुछ भी नहीं है, I2 को पहले लिख दिया, I1 को बाद में लिख दिया, बिकॉज एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। नीचे वाली इक्वेशन को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें से भी बेटा ये R4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, I2 R2 और प्लस I2 माइनस I3 R4 जो है वो कॉमन आ गया। इसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो I1 माइनस I2 और RG इसमें से कॉमन आ गया बराबर 0 के। अब बच्चों मजीद आगे सॉल्व करने के लिए हमें गलवानोमीटर की बैलेंसिंग कंडीशन या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन इसे कहते हैं, उसका सहारा लेना पड़ेगा। देखें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गलवानोमीटर जो है ये बेसिकली दो करंट्स को कंपेयर करने के भी काम आ सकता है। इसके दरमियान में 0 होगा, एक तरफ को डिविजन +30 की तरफ होती हैं और दूसरी तरफ डिविजन -30 की तरफ होती हैं। इनका मतलब ये होता है कि ये दो करंट्स को कंपेयर कर सकता है कि कौन सा करंट ज्यादा है। आप गेस कर सकते हैं, अगर मैंने इसको दो करंट्स की इनपुट दी है और सुई हमारी 0 पर मौजूद है, वो दोनों करंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो गलवानोमीटर में दो करंट्स गुजर रहे हैं, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर तो I2 ज्यादा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि सुई एक तरफ I2 की तरफ को झुकेगी, और अगर I1 ज्यादा हुआ तो सुई जो है वो I1 की तरफ को झुकेगी। हमें इनको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो जरा गौर से देखें कि I1 किधर से आ रहा है बेटा, I1 आ रहा है R1 के थ्रू नीचे, और I2 किधर से आ रहा है, ये R4 के थ्रू जो है इधर से ऊपर जा रहा है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं या तो इसको R1 को कांस्टेंट रख के R4 की वैल्यू को वेरी करके I2 की वैल्यू को I1 के बराबर कर दूं, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं R4 की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो करंट I2 कम हो जाएगा, और अगर मैं R4 की वैल्यू को कम कर दूंगा करंट I2 बढ़ जाएगा। तो मैं दोनों में से कोई एक काम कर सकता हूं। इसके नतीजे में क्या होगा कि I1 I2 आपस में बराबर हो जाएंगे, गलवानोमीटर की सुई जो है वो मेरे पास 0 पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो जब बैलेंसिंग कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा तब क्या बनेगा, बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो जस्ट आपने क्या करना है, I1 और I2 को आपस में बराबर रख देना। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी, I1 बराबर किसके हो गया, I2 के। अब जब I1 I2 के बराबर हो गया तो जरा गौर करें, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में ये I2 माइनस I1 हो रहा है, ये I1 माइनस I2 हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे। ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा, हमारे पास इस इक्वेशन में जस्ट ये टर्म रह जाएगी, और इस इक्वेशन में जस्ट ये टर्म रह जाएगी। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, ये टर्म तो उड़ गई, ये टर्म यहाँ पर मौजूद है, I1 माइनस I3 R3 बराबर, ये जो टर्म इधर मौजूद है माइनस में, मैं इसको जब इस इक्वल के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। लिख लेते हैं I1 R1। सिमिलरली मैं नीचे भी इक्वेशन बना लूंगा, और उस इक्वेशन में भी मैं ऐसे करूंगा कि ये जो टर्म है इसको ऐसे लिखेंगे, I2 माइनस I3 R4, और ये जो टर्म यहाँ पर माइनस में मौजूद है इसको मैं इक्वल के उस तरफ लेकर जाऊंगा जब, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो I2 R2, ये हमारे पास इक्वेशन आ। तो बच्चों अब इनके नाम रख लेते हैं। तो हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस इक्वेशंस को इनको आपस में डिवाइड करना है। तो मैं इक्वेशन 1 को न्यूमरेटर में रख के इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर में रखता हूं। तो लिखते हैं I1 माइनस I3 R3, और डिवाइड करते हैं इसको इस साइड पर, I2 माइनस I3 R4 इक्वल्स I1 R1 डिवाइडेड बाय I2 R2। अब ये इक्वेशन मैंने डिवाइड कर, तो आप गौर से अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास एक बैलेंसिंग कंडीशन मौजूद है। बैलेंसिंग कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि I1 और I2 आपस में क्या है, बराबर है। अब आप इन इस इक्वेशन में भी कर सकते हैं कि या तो आप I2 की जगह I1 पुट कर दें, या आप I1 की जगह I2 पुट कर दें। मैं I2 की जगह I1 पुट करूंगा, तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 माइनस I3 R3 डिवाइडेड बाय, इस I2 की जगह भी अब मैं I1 लिखूंगा, I1 माइनस I3 R4 इक्वल्स, इसी तरह I1 R1 डिवाइडेड बाय, इस I2 की जगह भी I1 लिखते हैं, तो ये आ गया। अब गौर से देखें यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये I1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये I1 माइनस I3 है, नीचे भी I1 माइनस I3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो कुछ यूं है, R1 ओवर R2 इक्वल्स R3 ओवर R4। और हमने जो शुरू में इक्वेशन डिराइव करने का सोचा था, अब इसको रीअरेंज करते हैं, इसको मैं इधर और इसको इधर लिखता हूँ। तो इक्वेशन जो है वो फाइनली हमारे पास आ गई, R1 ओवर R2 इक्वल्स R3 ओवर R4।
तो आप देख सकते हैं कि बीट्स ब्रिज की हमने इक्वेशन डिराइव कर ली और ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो को बार बार आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं और बार बार इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे इस तरीके को इस्तेमाल करके।